और आज का जो हमारा टॉपिक है हम फटाफट इसको शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सीपीयू, मेमोरी और एएलयू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको हेडिंग डालनी है सीपीयू। अपने कॉपी में हेडिंग डालिए सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू का फुल फॉर्म सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप हेडिंग डालें और सीपीयू के बारे में मैं आपको जो है कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बेहतर समझा सकूँ। देखिए अब बात करते हैं सीपीयू की। तो लिखा सीपीयू एक कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है या करती है। इसे प्रोसेसर यानी सीपीयू को हम एक प्रोसेसर या फिर सेंट्रल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यानी हम इसको प्रोसेसर भी बोल सकते हैं या सेंट्रल प्रोसेसर बोल सकते हैं या पूरा इसका नाम ले सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको बोलते हैं सीपीयू। और लिखा क्या है कि सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है, यानी कंप्यूटर के जितने भी काम हैं वो कौन पूरा करता है? सीपीयू। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन हेडिंग डालें, फिर उसके बारे में हम इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सीपीयू हेडिंग डाल के सीपीयू का डेफिनेशन लिखें या फिर आप इसका स्क्रीन जो है कैप्चर कर लें। कई बच्चों का कमेंट था कि सर आप स्क्रीनशॉट करते समय स्क्रीन के सामने ना आए, तो मैं साइड हो चुका हूं, आप फटाफट स्क्रीन को कैप्चर करें। चलिए देखिए अगला जो है सीपीयू का आपको एक स्ट्रक्चर छोटा सा बना लेना है, जिसमें मैंने दिखाया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू किस तरीके से काम करता है। तो सीपीयू के अंदर तीन चीजें बेसिकली होती हैं। कंट्रोल यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, उसके बाद में एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और उसके बाद में आपका मेमोरी, एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। ये स्ट्रक्चर आप अपने कॉपी में ड्रॉ करें, बना लें। और उसके बारे में अब देखिए ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ये क्या है? बेसिकली आपका सीपीयू है। सब लोग जानते हैं सीपीयू, बट ये केवल एक कैबिनेट है, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ कि ये देखिए कैबिनेट है, इसके अंदर एक बोर्ड लगा होता है जो कि खाली दिख रहा है, और ये बोर्ड जो है मदर बोर्ड जिसको बोलते हैं, इस बोर्ड को इसके अंदर बांध दिया जाता है इस कैबिनेट के अंदर। तो ये सीपीयू आपका नहीं है, ये सीपीयू का कैबिनेट है। क्या है? कैबिनेट। उसके बाद में जो आपका ओरिजिनल सीपीयू होता है जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, वो इस तरीके का सीपीयू होता है, जो कि ये सीपीयू जो है आपके इस मदरबोर्ड वाले पोस्ट, ये जो पोजीशन है यहाँ पे इसका सॉकेट बना होता है, ये प्रोसेसर इसके अंदर लग जाता है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। यानी सीपीयू क्या है? एक तरीके का कंप्यूटर का ब्रेन है। तो मेन जो सीपीयू है ये आपका सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। सब लोग कहेंगे ये सीपीयू है, बट ये सीपीयू नहीं, ये सीपीयू का कैबिनेट है। क्योंकि मैंने देखो कैबिनेट यहाँ पे दिखाया हुआ है कि देखो के अंदर कुछ भी नहीं, कैबिनेट एकदम खाली है। और इस खाली कैबिनेट के अंदर पहले हम मदरबोर्ड को फिट करेंगे, उसी मदरबोर्ड पे यहाँ पे आपको क्या करना है? सीपीयू को फिट कर देना है। फिट करने के बाद में आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए जब आप इस मदरबोर्ड पे इस प्रोसेसर को लगा देंगे, लगाने के बाद में इसके ऊपर, इस मदरबोर्ड के ऊपर एक फैन, ये देखिए फैन आप दिख रहा है ना, इस फैन को इसके ऊपर लगाया जाता है जिससे कि सीपीयू जो है कूल हो सके। यानी आपका कंप्यूटर ज़्यादा अगर हीट हो रहा है, अभी तो ठंडक का मौसम चल रहा है, इसमें उतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर उसका फैन मान लीजिए ख़राब भी हो जाए तो सीपीयू को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सीपीयू ज़्यादा हीट होगी तो ऐसे कंडीशन में आपका जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड बाद या कुछ आधे घंटे या 1 घंटे, जितनी उसकी कैपेसिटी जिस हिसाब से सीपीयू की होगी, उस हिसाब से वो सीपीयू चलने के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसीलिए इस फैन को लगाया जाता है ताकि आपका जो सीपीयू है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे। जैसे कि हम और आप हैं और काम करते हैं कहीं पे, और अगर हम ही को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फील करना होता है, चाहे वो ठंड का टेम्परेचर हो या चाहे गर्मी का टेम्परेचर हो, अगर ठंड में है तो हम हीटर वगैरह की व्यवस्था करते हैं, रूम हीटर वगैरह लगा लेते हैं, जिससे कि हमें एक प्रॉपर एक लेवल मेंटेन करके रखना होता है। उस लेवल से अगर नीचे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है। अगर गर्मी में हमें एक लेवल से ज़्यादा जो है टेम्परेचर
को सहते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। इसकी वजह से हम फैन वगैरह कूलर वगैरह लगा लेते हैं, काहे के लिए? अपने आप को ठंड करने के लिए, अपना टेम्परेचर लेवल जो है बराबर करने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा गर्मी फील ना हो। जब ज़्यादा गर्मी फील होगी तो क्या होगा, हम भी अपना काम करना बंद कर देंगे, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसा ये काम अब बाद में करेंगे, दिमाग जो है हो गया खराब। तो ऐसे ही कंप्यूटर का जो है एक दिमाग होता है जिसको हम लोग CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उम्मीद करता हूं CPU के बारे में आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब देखिए CPU, मैंने बताया था CPU में देखिए 2-3 चीजें मैंने आपको बताई। यहाँ पे CPU में 2 हिस्से और हैं। बेसिकली CPU को 3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक बंदे को कह दूं कि आपको सारा काम करना है, आपको पढ़ना भी, आपको मैथ भी पढ़ाना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ाना है, आपको हिंदी भी पढ़ाना है, साथ में आपको घर का भी काम करना है, अपने दुकान का भी काम करना, A to Z। तो आप कहेंगे भैया या तो हमसे पढ़वा लो, या तो आप घर का काम करवा लो, या तो आप शॉप का काम करवा लो। सारे काम आपसे मैनेज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है। और वो बात अलग होती है, कुछ लोग जज्बात में आते कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो कहने की बात है, लेकिन ये असंभव है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे CPU को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहला काम क्या? कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है आगे चल के हम टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम ALU के बारे में जान लेते हैं कि ALU क्या होता है। देखिए ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए यहां पे लिखा है, ये अंक गणितीय है। अंक गणितीय मतलब समझ लें, मैथमेटिक्स में अंक गणित बोलते हैं। और तार्किक, तार्किक का मतलब जो सिंबल और नंबर वगैरह के अलावा जो चिन्ह वगैरह होते हैं, तार्किक कार्य करता है। अंक गणितीय कार्यों में जोड़, घटाव, गुणा, भाग शामिल है। यानी ALU का काम यह है कि कंप्यूटर में जितने भी नंबर्स वाले काम होंगे वो सारा काम कौन करता है? ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी नंबर जो आप टाइप कर रहे हो या कोई सिंबल टाइप कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कोई प्लस का सिंबल टाइप कर रहे हो, माइनस का, डिवाइडेशन का टाइप कर रहे हो, या फिर परसेंटेज का टाइप कर रहे हो, इक्वल टाइप कर रहे हो, एंड टाइप कर रहे हो, या फिर इस तरीके से डॉलर का साइन बना रहे हो, तो जितने भी सिंबल होते हैं उसको जो है इनपुट करता है, यानी उसको कैलकुलेट करता है। उस हिसाब से ALU का जो मेन काम है वो है मैथमेटिकल काम करना है, इसलिए बोलते हैं इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा देखिए, अब CU के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। CU क्या होता है? जब तक आप इसको पहले लिख लें ALU के बारे में, फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट लिखा ये कंप्यूटर के सभी भागों की कार्य प्रणाली, प्रणाली मतलब होता है सिस्टम, यानी कार्य का सिस्टम को नियंत्रण करता है। इसका क्या मतलब हुआ? कंट्रोल यूनिट, जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप किसी स्कूल में पढ़े होंगे या पढ़ा रहे होंगे, बेसिकली सब लोग, ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट है वो पढ़ ही रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो टीचिंग लेवल पे भी हैं। तो आपने देखा होगा कि एक विद्यालय है, उसमें क्या होता है, किसी ना किसी एक को एज ए कंट्रोलर के रूप में कहा जाता है। ऐसे दूसरे शब्दों में बाबू कहते हैं कि ये बाबू हैं, ये स्कूल का देखभाल करते हैं। यानी कौन बच्चा आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका क्या दिक्कत है, खाली वो समस्या, प्रॉब्लम, कौन से क्लास में कौन सा टीचर है, कौन सा नहीं है, कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन सा नहीं पढ़ा, आज क्या पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाना है, इन सब का पूरा देखभाल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। इसी तरीके से कंप्यूटर में आप क्या कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई, और फाइल बनाने के बाद में आपने फाइल बनाने के बाद में क्या किया? आपने मान लीजिए कोई फाइल बनाई, और फाइल बनाने के बाद में आपने सिंपली कट वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया। अब फाइल क्या होगी? सीधा कट हो जाना चाहिए। लेकिन CU क्या किया? CU ने आपको तुरंत वहां पे नोटिफिकेशन दिया, डू यू वांट टू सेव, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं? तो आपके पास 3 ऑप्शन देता है। एक तो देगा आपके पास yes, एक देगा आपके पास no, और एक देगा आपके पास कैंसिल। तो अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो भी आपसे एक बार फिर पूछता है आर यू श्योर,
आप एकदम कंफर्म है कि मतलब आप इस फाइल को सेव नहीं करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं यस। दोबारा जब आप एस करते हैं तो दूसरी बार में खाली क्या पूछता है, एस और नो पूछता है। तो अगर आपने नो कर दिया तो ये जो आपने कुछ भी मैटर टाइप किया होगा, कुछ भी आपने डाटा तैयार किया, ये आपका फाइल हमेशा के लिए कट जाएगी, ये वापस नहीं आ सकती है। लेकिन अगर उसने पूछा डू यू वांट टू सेव, आपने कहा यस, जैसे आपने एस पे टिक किया तो तुरंत आपको देगा फाइल नेम सेव करने के लिए, आप वहां पे फाइल सेव करते हैं। तो ये कौन काम कर रहा है, सीयू कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है, नहीं सीपीयू का वो भाग जिसका काम है पूरे कंप्यूटर पे देखभाल करना, उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, चलाना। जैसे मान लीजिए आपने कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट कर दिया या यूएसबी केबल को कंप्यूटर में जैसे लगाया तो तुरंत बताता है यूएसबी इज कनेक्टेड, या मान लीजिए यूएसबी कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो भी आपको कोई ना कोई मैसेज तुरंत देता है। ठीक है, एक चीज और बताता हूं आपको, इसी तरीके से सीयू का एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। सीयू का एक एग्जांपल आपको और बताता हूं जिससे आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में मैं उम्मीद करता हूं आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्कूल है, यह विद्यालय है, क्लियर, और ये आपका सीयू है, सीयू। ठीक है, विद्यालय से कोई लड़का निकला, मान लीजिए इसको किसी टीचर ने मार दिया और ये निकलता हुआ जा रहा था। सीयू ने देखा ना, कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, उसको देख लिया। यानी जो स्कूल के जो मैनेजमेंट होते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक सीयू का काम करता है, यानी कंट्रोलिंग का काम करता है, जिसको बाबू के पोस्ट मिला होता है, वो खाली यही सब करता है, देख रेख करता है। तो वो मान लीजिए स्टूडेंट भाग रहा है, यहाँ पे सीयू ने देखा इसको रोका, बेटा क्यों जा रहे हो। उसने बताया कि अब हम पढ़ेंगे नहीं, तुम्हारे स्कूल में बहुत बकवास पढ़ाई होती है, यहाँ पे पढ़ना सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी है, अब हमको वो फलाने सर ने मार दिया है, अब हम आज के बाद स्कूल में नहीं आएंगे। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, आपको समझाएगा कि बेटा देखो चल रहा है दिसंबर, क्या चल रहा है, दिसंबर 2022 और है मार्च में पेपर। बेटा अगर आप स्कूल से आज भाग जाओगे तो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपका पेपर हो जाएगा, आप अगले क्लास में प्रमोट हो जाओगे। उसको कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, समझाएगा। जैसे कि आपने जब फाइल को कट किया था तो आपसे पूछा था डू यू वांट टू सेव, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो आपने कहा था यस, तो उसने कहा ठीक है, आपको पहले रोका। अगर आपने बिना उसके बात सुने हुए कह देते नो तो आपका फाइल सेव नहीं हो पाता। इसी तरीके से सीयू क्या करता है, इसको समझाता है, समझाएगा, उसके बाद में क्या करेगा, अगर आपको समझ में आए तो आप दोबारा वापस जाओगे, बोल देगा ठीक है बेटा मैं रमेश सर से बोल दूंगा, वो आपको अब नहीं डांटेंगे, नहीं मारेंगे, आप जाके क्लास में बैठ जाओ। तो ये बंदा फिर से क्लास में बैठ जाएगा। लेकिन अगर सीयू समझा रहा है, आपने कहा कि आपने उसको भी उल्टा सीधा बोल दिया, यानी ये जो स्टूडेंट था इसने उल्टा सीधा बोल दिया, बोला नहीं हमको पढ़ना ही नहीं, तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करेगा, फिर आपको समझाएगा। लेकिन जैसे दोबारा पूछता है ना, जैसे आपने कहा नहीं पढ़ना है, या जैसे आपने कहा था फाइल हमको नहीं सेव करना है, तो जैसे आपने कहा नहीं सेव करना है तो आपसे फिर पूछा आर यू श्योर, मतलब आप एकदम फाइनल डिसीजन बताओ, सच बता रहे हो कि नहीं पढ़ोगे या नहीं सेव करना है। ऐसे ही भी पूछेगा बेटा एक बार सोच लो, अगर मैंने आज स्कूल से आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया तो आप दोबारा एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो उसने कहा मुझे बैठना ही नहीं, और ये बंदा सीधा चला गया। पता चला कि उसका 1 साल टोटली बर्बाद हो गया, यानी सीयू की बात नहीं मानी। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंट्रोल यूनिट की बात नहीं मानते कंप्यूटर पे। कंप्यूटर बार बार पूछता है कि इस फाइल को बेटा सेव करना है कि नहीं करना है या कहाँ करना है, आप उसको बताते नहीं हो और सीधा कट करके बैक स्टेप में या फिर आगे के स्टेप में चले जाते हो। अच्छा, अगर गलती से हो जाता है तो आप नो यानी कैंसिल भी कर सकते हो। तो आप सबसे पहले ALU हेडिंग डाल लें, मैं बाकी चीजें रफ कर दे रहा हूं, यहां पे जो चीज मैंने टिक की है अब आप इसको फटाफट नोट करें। सीयू के बारे में नोट कर लें। ALU और CU दोनों को क्लियरली नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट कर लें
क्लियर तरीके से, ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ALU भी समझ में आ गया होगा, CU भी समझ में आया होगा। अब हम मेमोरी की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट जा रहा हूं करने। अगर आपने अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं क्लिक किया तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, ताकि आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है मेमोरी। ये भी CPU का एक हिस्सा है। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज एन स्टोरेज डिवाइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा, यानी वो डिवाइस जहां पे हम अपने फाइल को इकट्ठा करके रखते हैं, चाहे वो इमेज की फाइल हो, वीडियो फाइल हो, या जो आप वर्डपैड, नोटपैड, MS वर्ड, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, किसी भी तरीके से जो भी डेटा आप स्टोर करते हो, वो सारा स्टोर करने के लिए जो एक जगह होता है उसी को स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, जिसको दूसरे भाषा में हम लोग जानते हैं मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। आप मेमोरी का स्ट्रक्चर डालें, और ये मेमोरी दो टाइप की होती है। इसके प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप की होती है, रैम और रोम। और रैम भी दो टाइप की होती है, SRAM, DRAM। और रोम भी तीन टाइप के होते हैं, PROM, EPROM, EEPROM। और सेकेंडरी मेमोरी में कई सारी मेमोरीज हैं, जिनके बारे में अभी इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप फटाफट स्ट्रक्चर को बना लें, जब तक मैं लोगों का रिस्पॉन्स चेक कर ले रहा हूँ। फटाफट आप स्ट्रक्चर बनाएं। जितने भी स्टूडेंट इस समय लाइव हैं, फटाफट। तो आपने स्ट्रक्चर बना लिया। अगर नहीं बनाया तो आप इसको स्क्रीन कैप्चर करें। आप लोग बेसिकली रफ कॉपी में ही इसको नोट करें, ताकि जो है आगे जब भी हम इसको पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे लाइव में इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारा चीज़ को जल्दी से कवर कर पाएंगे। मेरी कोशिश है कि मैं कवर करूँ, बट फिर भी जो है आप रफ में जल्दी जल्दी नोट करें। देखिए, मेमोरी क्या होती है? बेसिकली दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया है तो, नहीं बनाया तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें, आगे आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, मेमोरी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं पहले से ही बता चुका हूँ मेमोरी क्या है। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, और ये दो प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हम आगे की तरफ मेमोरी भी आपको नोट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले कर लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ें। देखिए, अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो अगली हेडिंग हमारी है प्राइमरी मेमोरी। लिखा, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम कम होता है, स्टोरेज क्षमता कम होती है, और कास्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज अधिक होती है। इसका क्या मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी, वो एक तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। तो आपको सिंपल सा इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, तभी जाके आपको प्राइमरी मेमोरी समझ में आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें फंसेगी, क्योंकि आपको क्लियर अभी प्राइमरी मेमोरी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो पहले हम इसके आगे की तरफ देख लेते हैं। अब देखिए, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी है। तो पहले हम फिर से एक बार प्राइमरी, तो प्राइमरी मेमोरी को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। कहने का मतलब जो परमानेंट लगी हो आपके कंप्यूटर में, जो निकाली नहीं जाती हो, परमानेंटली लगी रहती है, वो मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? जो मेमोरी बाद में हम बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, वो सारे क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, परंतु ये प्राइमरी मेमोरी से बड़ी और धीमी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? एक तो प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा स्लो होती है, लेकिन ये एक बड़ी मेमोरी होती है।
यानी इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको फिर से बैक लेके चलता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए जैसे सेकेंडरी मेमोरी में क्या है आपका, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी ड्राइव, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, एसएसडी। ये सब मेमोरी वो मेमोरी हैं जो बाद में कंप्यूटर में लगाई जाती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। देखिए यहाँ पे इमेजेस दिखा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा ये है आपकी हार्ड डिस्क, क्या है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। इस देखिए यहाँ पे लिखा 1 TB, ये इसका स्टोरेज क्षमता है। ये देखिए SSD है, ये भी बाद में लगाई जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए, लिखा 2 TB, ये स्टोरेज क्षमता है। CD ड्राइव क्या है, जिसमें हम डेटा कुछ रख सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, फोटो, तो इस CD में भी रखा जा सकता है। देखिए इसमें लिखा 700 MB तक इस CD में डेटा रख सकते हैं। और DVD में आप 4.7 GB तक रख सकते हैं। कितना, 4.7 GB तक। और ये जो आपका टेप अब तो नहीं आता, मैग्नेटिक टेप होता है, ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इस टेप में भी पहले लोग ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेते थे और उसको बाद में टेप में लगा के सुन लेते थे। और इसकी जो अंदर रील होती है, उस रील जो होती है वो 3200 फीट तक, 3200 फीट लंबी होती है। 2800 से 3200 फीट लंबी रील इसके अंदर लगी होती है। इसके अंदर भी डेटा स्टोर होते हैं। और फ्लॉपी डिस्क अब तो नहीं चलती है, लेकिन पहले चलती थी। इसकी क्षमता, स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती थी, 1.44 MB। कितना, 1.44 MB स्टोरेज क्षमता होती थी। जब हार्ड डिस्क वगैरह का ज़माना नहीं था तो सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क ही बहुत पहले चलती थी, फिर मैग्नेटिक टेप आया, उसके बाद CD आई, उसके बाद हार्ड डिस्क आ गया, अब तो SSD आ गई। और ये जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव भी आपने छोटी सी देखी होगी, ये देखिए लिखा 32 GB। इतनी छोटी सी पेन ड्राइव है, 32 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। 500 GB की पेन ड्राइव भी आती है, 128 GB की आती है। इस तरीके से कई तरीके से पेन ड्राइव आती है। यानी ये सभी डिवाइस जो बाद में हम अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारी स्टोरेज डिवाइस कौन से है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी आपका क्लियर हो गया है। अब हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। प्राइमरी मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी होती है। इसके अंदर ये 2 प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक रैम और दूसरा रोम। तो रैम और रोम को हम समझने की कोशिश करेंगे कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। देखिए जो आपका रैम होता है, एक तरीके का क्या है, ये टेम्परेरी मेमोरी है। और रोम जो होता है परमानेंटली मेमोरी। क्या है, परमानेंटली। रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी, और रोम क्या है, परमानेंटली मेमोरी। रैम और रोम के बारे में भी हम आपको पहले दिखा देते हैं कि रैम होता क्या है। देखिए ये जो है आपका क्या है, रैम है। तो रैम प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है जो कि परमानेंट आपके कंप्यूटर में लगी होती है। ये मदरबोर्ड पे ये जो स्लॉट बने हुए हैं, ये जो स्लॉट बने हैं मदरबोर्ड पे, यहां पे ये रैम उठ के फिट हो जाती है, इस तरीके से फिट हो जाती है। क्लियर। तो और एक होते हैं रोम, इस तरीके का आप देखोगे, ये रोम है, ये भी आपका रैम है। क्लियर। तो इसको जो है हम निकाल भी सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं। यानी इस रैम को निकालने के बाद एक्सचेंज करके हम दूसरी रैम भी लगा सकते हैं। इसके जगह पे ये रैम निकाल ली और दूसरी रैम लगा दी, तो भी आपका जो है कंप्यूटर काम कर जाएगा। यानी रैम क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा, बिजली जाते ही इसके अंदर के डेटा नष्ट हो जाते हैं। यानी जैसे अगर इसकी पावर सप्लाई, जैसे आपने कंप्यूटर बंद किया तो जो भी आप वर्तमान समय में काम कर रहे थे वो सारा काम आपका नष्ट हो जाएगा। जब आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तो देखेंगे जो हम काम कर रहे थे, अगर आपने सेव नहीं किया तो वो आपको फाइल नहीं मिलती है, क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी में रहती है। प्राइमरी मेमोरी के हिस्सा जो है रैम, उसमें चलती रहती है। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे टॉपिक दिया अभी मैं नोट करने के लिए या स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको दूंगा। तो क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। और ये जो रोम होता है ये परमानेंटली मेमोरी होती है, क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे जो रोम है ना मदरबोर्ड पे ऐसे सोल्ड के होते हैं। ये जो दांत बने ना इसके, ये जाके मदरबोर्ड के अंदर बाकायदा सोल्डिंग से चिपकाए जाते हैं, तो इस तरीके से सोल्ड हो जाते हैं। तो ये हिलने वाले नहीं होते। तो कई सारे छोटे छोटे रोम लगे होते हैं एक मदरबोर्ड के ऊपर कंप्यूटर के। तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली 2 टाइप की होती है, रैम और
रोम। रैम क्या है? एक टेम्परेरी मेमोरी है, और रोम क्या है? परमानेंटली मेमोरी है। अब रोम का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि परमानेंटली कैसे है। जैसे मान लीजिए आपने डेल का कोई लैपटॉप खरीदा और उसको ऑन किया, तो उसको देखा होगा कि आपने उसका डेल का लोगो या डेल का नाम लिख के आता है। जब भी आप कोई फोन ऑन करते हो तो उस कंपनी का नाम और उसका लोगो छप के आता है, जैसे सैमसंग का है, वीवो का है, इस तरीके का जो भी आप फोन लेते हो उसका नाम क्यों लिख के आता है? वो तो हमने पहले से डाला है नहीं, उसका फोटो तो डाला नहीं, लेकिन वो इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि वो डेटा कंपनी क्या करती, रोम में पहले से डाल देती। इसलिए रोम का जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से पता चलता है इसके अंदर के जो भी डेटा है उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, यानी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, डिलीट अथवा संशोधन नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं रोम। जब भी हम डेल का कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑन करते ही डेल का नाम या लोगो आता है ना, तो वो कहां से आ रहा है? वो जो डेटा है वो रोम में स्टोर है। देखिए यहां पे वही चीज बता दिया, टाइप्स ऑफ रैम। तो रैम भी दो तरीके की होती है, एक डी रैम, एक एस रैम। डी रैम क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम मतलब स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या करता है? एक जो डी रैम होता है वो ऑटोमेटिक अपने आप रिफ्रेश होती रहती है, जबकि एस रैम जो होता है स्टैटिक्स रैम, एक समय के बाद इसको हमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो आप इसका रैम, टाइप्स ऑफ रैम हेडिंग डाल के इसका स्क्रीनशॉट कर लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको और समझा देते हैं, फिर लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं। देखिए स्ट्रक्चर में समझाएंगे ताकि ज़्यादा अच्छा लगे आपको। देखिए अब बात आती है यहाँ पे कि रैम तो समझ में आ गया कि भाई रैम जो है टेम्परेरी मेमोरी हो गई, रोम आपका परमानेंटली मेमोरी हो गया। इसमें डेटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश होते रहते हैं, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, क्लियर। लेकिन पी रोम में ये जो पी रोम है, ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है, ये क्या है? तो पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने बताया ना, जैसे डेल का नाम, जैसे कि मान लीजिए अखिलेश यादव ने एक लैपटॉप बांटा, उसमें उन्होंने अपनी फोटोज वगैरह लगा दी और लिख दिया पूरे होते वादे, वो कुछ भी लिख सकते थे। तो उनकी इमेजेस आखिर जब हमारे कंप्यूटर में नहीं थी या उस लैपटॉप में कहीं भी ढूंढो तो मिलेगा नहीं, बट वो इमेज कहाँ पे आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो उस फोटोज को पहले बना के प्रोग्रामिंग करके पी रोम की मदद से रोम के अंदर डाल दिया था। बताया जाता है कि पी रोम जो होता है, यानी पी रोम की मदद से जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो है पी रोम में डेटा डाल दिया जाता है, चाहे वो इमेज हो, नाम हो, कोई कुछ भी, कोई एनिमेशन हो, डाल देंगे, लेकिन वो दोबारा एडिट या संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ईपी रोम का मदद से इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नेक्स्ट टाइम आपको फुल फॉर्म आगे मिलेगा। तो इसका जो यूज है, अगर मान लीजिए कि प्रोग्रामिंग आप कर रहे थे और प्रोग्रामिंग में कोई गलती हो गई जिसके मदद से हम प्रोग्रामिंग करके कोई डेटा या कोई फोटोज डाल रहे थे, लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो ईपी रोम की मदद से उसको एक बार इरेज करके पुनः इरेजेबल नहीं हो सकता है। लेकिन यह बताया जाता है कि अगर हम ईपी रोम की मदद से करेंगे तो आपके कंप्यूटर का डेटा 100% लॉस हो सकता है। यानी इस बात को आप गारंटी मान लीजिए कि अगर हमने इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, अगर हम चाहें कि हमारे मोबाइल में जब भी ऑन हो तो हमारा ही नाम लिख के आए, हमारा लैपटॉप जब ऑन हो तो हमारी फोटो लग के आए या हमारा ही नाम लिख के आए, एचपी कंपनी का, डेल कंपनी का, वो मत लिख के आए, ऐसा आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईपी रोम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की मदद से आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें बताया जाता है कि आपके कंप्यूटर का जो डेटा है ना वो 100% लॉस हो सकता है। तो ऐसे में लोग डर जाते हैं और कोई करने की कोशिश भी नहीं करता है। तो दूसरी चीज क्या है? डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की मदद से आप डेटा को इरेज तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कह रहा है कि 50% जो है आप खतरे से बाहर रहते हैं। ये नहीं बता रहा कि आपको जो है इससे करोगे तो आप कर ले जाओगे, इससे बता रहा कि आप 50% खतरे से बाहर रहोगे अगर आप डबल ईपी रोम के मदद से प्रोग्रामिंग करते हो। क्योंकि ये डीप नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, आगे चल के प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब आ जाके आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी। फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि अगर ईपी रोम के मदद से अगर हम इरेज करते हैं और कुछ डालने की कोशिश करते हैं रोम में,
रैम में तो कुछ होता नहीं है, रोम में अगर डालने की कोशिश करते हैं तो आपका डेटा 50% खतरे से बाहर है, यानी बच सकता है और नहीं भी बच सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पी रोम की मदद से करेंगे तो 100% लॉस हो सकता है। और तीनों के डेफिनेशन में यही बताया गया कि एक बार करने के बाद पुनः दोबारा नहीं किया जा सकता, यानी अगर आप एक बार एडिट करते हो तो दोबारा आप उसको जीवन में कभी एडिट नहीं कर सकते। जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना कि जीवन में 2 बार नाम चेंज कर सकते हो, जीवन में 2 बार आधार एड्रेस में बदल सकते हो, उसके बाद वो बदलेगा नहीं, फिर आपको वो ऑप्शन ही हटा दिया जाएगा एडिट करने के लिए। इसी तरीके से रोम का भी परिभाषा है, इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंटली मेमोरी। क्या बोलते हैं? रोम क्या है? परमानेंटली मेमोरी है। चलते हैं फटाफट लिख लेते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में समझाता हूँ। हार्ड डिस्क तो ज्यादातर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी है, आजकल एसएसडी आती है, तो हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है, एसएसडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है। दोनों में क्या अंतर है? जो हार्ड डिस्क आपकी होती है इसमें ये थोड़ा स्लो वर्क करती है। अगर आप उसी लैपटॉप में या उसी कंप्यूटर में एसएसडी लगा दें तो ये चिप लेवल पे बनी होती है और ये थोड़ा हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग एसएसडी थोड़ी फास्ट चलती है। अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एसएसडी लगवा लेते हैं तो आपका डेटा भी स्टोर होगा और सिस्टम पहले से थोड़ा फास्ट चलेगा। तो मेमोरी लिख लें। प्राइमरी मेमोरी मैंने बता दिया, सेकेंडरी भी बता दिया है, तो आप यहाँ सेकेंडरी मेमोरी का स्क्रीनशॉट कर लें। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम भी मैंने बता दिया, ये भी स्ट्रक्चर भी समझा दिया हूँ, टाइप्स ऑफ। अब लास्ट टॉपिक है इस क्लास का स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा, इसमें देखिए सबसे छोटा छूट गया है, यहाँ पे 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट, यूनिट बराबर क्या होता है? 1 बिट होता है। क्या होता है? 1 यूनिट बराबर 1 बिट होता है। और 4 बिट के बराबर क्या होता है? हाफ। 4 बिट के बराबर एक निब्बल होता है, NIBBLE निब्बल। क्या होता है? निब्बल। और 1024 बाइट के बराबर क्या होता है? 1 KB होता है, KB मतलब किलो बाइट। और 1024 किलोबाइट के बराबर 1 MB, यानी आपसे पूछे कोई 1 MB में कितना KB होता है तो आप क्या बताओगे? 1024। इसी तरीके से 1024 MB मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 1 GB। 1024 GB मिलाएंगे तो 1 TB बन जाएगा। 1024 TB मिलाएंगे तो 1 PB बन जाएगा। 1024 PB मिलाएंगे तो 1 EB बन जाएगा। 1024 EB मिलाएंगे तो 1 ZB बन जाएगा, ZB मतलब डेटा बाइट। 1024 ZB मिलाएंगे तो 1 YB बन जाएगा, योटा बाइट। और एक यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर 1024 योटा बाइट मिलाते हैं तो फिर से देखो GB आ गई, यहाँ पे GB लिखा हुआ है और यहाँ पे GB लिखा है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। SSC के सवाल में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। लोग अगर क्वेश्चन को सही से नहीं समझते ना तो GB मतलब गीगाबाइट वाला टिक कर देते हैं। इसका फुल फॉर्म है GPO बाइट, इसको बोलते हैं GPO बाइट। तो ये स्ट्रक्चर भी आप जो है नोट कर लें, जो है कि ये स्टोरेज कैसे कैसे हमारा काम करता है। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो इसका कैप्चर कर ले। 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 बिट होता है। ये यहाँ पे इरेज हो गया, 1 बिट होता है, बिट। और यहाँ पे 1024 बाइट। अब यहाँ पे बात आती है कि बाइट कैसे बनता है, तो 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है। लेकिन अगर हम 8 बिट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? 8 बिट मिलाते हैं तो क्या बनता है? 1 बाइट बनता है, BYTE बाइट। 8 बिट मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 8 बिट मिलाने के बाद 1 बाइट बन जाता है। देखिए अब से 5 मिनट जो है जस्ट ओवर हो चुके हैं हम, तो मेरी जो है कोशिश यही थी कि हम 30 मिनट के अंदर का टॉपिक कवर करें। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें और इसको नोट कर लें। कोई डाउट हो, इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, या पर्सनली ग्रुप को मैं अभी थोड़ी देर के लिए
ओनली एडमिन से हटा दूंगा, ताकि आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके हमको बता दें कि इस वीडियो में क्या कमी रहेगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ एक लाइक पे जरूर क्लिक कर दो, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ लाइव क्लास चल रही है, उसका कोई बेनिफिट है। और लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इस क्लास को और बेहतर कर सकूं और आगे मैं लगातार कंटिन्यू डे बाय डे, एक दिन आपको वेट करना ना पड़े, हर दिन आपको लाइव क्लास से जोड़ने की कोशिश करूं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कोर्सों के अलग अलग चीज़ें, फिर मैं प्रैक्टिकली चीज़ें आपको बताना